everyone. I am Anjali Gupta, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, प्रयागराज. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम हीमोफीलिया के बारे में डिस्कस करेंगे. हीमोफीलिया क्या है, इसकी क्या एटियोलॉजी है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस एंड साइन एंड सिम्टम्स और इनकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं. ठीक है. हीमोफीलिया वर्ड डेराइव्ड किया गया है, ग्रीक के 2 वर्ड से डेराइव किया गया है, 2 वर्ड से लिया गया है. ग्रीक का 2 वर्ड क्या है? हेमा मीन्स ब्लड, फीलिया मीन्स लव या अफेक्शन ऑफ ब्लड. ब्लड के प्रति अफेक्शन एंड लव. यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हीमोफीलिया डिजीज के दौरान इसमें ब्लड लॉस होता है, तो जिस पेशेंट का ब्लड लॉस होगा तो उसे तो अपने लव से बहुत अफेक्शन होगा ना. तो इसका मतलब यहाँ पे यही हो रहा है कि ब्लड के लिए अफेक्शन. ओके, डिफिनीशंस की देख लीजिए. हीमोफीलिया कैन बी डेराइव्ड एज commonly hereditary coagulation disorder due to deficiency of factor 8 and factor 9. Clotting factor 8 and clotting factor 9 बेसिकली आपके ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जब इनकी डिफिशियंसी हो जाए या इनका लेवल कम हो जाता है तो ब्लड क्लॉट नहीं करेगा. तो एक माइन्यूट से भी चोट लगती है, थोड़ा सा भी ब्लड वेसल्स रप्चर होती है तो अन अमाउंट में मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है हीमोफीलिक कंडीशन में. ठीक है. ये जो डिजीज़ होती है हेरिडेटरी होती है, इसे हम कहते हैं एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. इसमें जो रेसेसिव डिसऑर्डर है एक्स लिंक्ड, इसका मतलब ये है कि जो फीमेल में डबल एक्स होता है ना, मेल में एक्स वाई. अभी हम इसका डिस्कस करेंगे. इसे पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं. तो जो फीमेल है वो कैरियर का काम करती है, मेल जो है इसे सफ़र होता है. जो कैरियर होती है इसमें एज सच साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए इसे एसिम्टोमेटिक कैरियर भी कहते हैं. और इसमें मेल में साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं, टोटली ये सफ़र होते हैं. ठीक है. अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी पहले टाइप्स देख लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं. हीमोफीलिया ए, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8. अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है तो उसे किस कैटेगरी में रखा गया है? हीमोफीलिया ए. इसी को हम बोलते हैं क्लासिक हीमोफीलिया. राइट. सेकेंड, हीमोफीलिया बी, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9. जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डिफिशियंसी हो उसे हम हीमोफीलिया बी बोलते हैं. इसको हम क्रिसमस डिजीज भी बोलते हैं. ठीक है. क्रिसमस हीमोफीलिया या क्रिसमस डिजीज बोलते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट, हीमोफीलिया सी, डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11. ठीक है. जिसमें 11 क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी होगी उसे हम हीमोफीलिया सी की कैटेगरी में रखेंगे. इसे बोलते हैं रोजेंथल हीमोफीलिया या रोजेंथल डिजीज. एक्चुअली ये जो फर्स्ट टाइम जो डिजीज पाई गई थी, ये इसे डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, हीमोफीलिया सी जो फर्स्ट टाइम देखा गया था, वो रोजेंथल साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, इसलिए इसे रोजेंथल हीमोफीलिया कहते हैं. बट ऑल ओवर जो हीमोफीलिया फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था वो आपकी डिस्कवर हुई थी 1837 में. इसे हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं स्टूडेंट्स. रॉयल डिजीज इसलिए कहते हैं बिकॉज ये इसमें जो हीमोफीलिया फर्स्ट टाइम हुआ था ये विक्टोरिया की क्वीन को हुआ था. विक्टोरिया क्वीन थी, उन्हें हुआ था, जो कि इंग्लैंड की रानी थी. इसलिए इन्हें रॉयल डिजीज कहा गया है. बेसिकली वो रिलेटिव्स थी रसिया, स्पेन एंड जर्मनी की. तो इसमें क्या था कि इनके हिस्ट्री में एज सच कोई भी हीमोफीलिया का पेशेंट नहीं था, बट क्वीन विक्टोरिया का स्पॉन्टेनियस जीन जो है चेंज हुए थे, म्यूटेशन हुए थे, जीन में म्यूटेशन हुआ था. राइट. थोड़े से डायग्राम से आप देखिए, समझ सकते हैं आप. नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, अगर रप्चर हो जाता है तो क्या होगा? हीमोरेज होगा, ब्लड लॉस होगा. देन
ये क्लॉटिंग हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, फाइब्रिन या फाइब्रिनोजन कोलेजन की क्लॉटिंग हो जाएगी, देन ये हेल्दी हो जाएगा। ये हेल्दी या नॉर्मल ब्लड वेसल्स की बात है। अगर हीमोफिलिक पेशेंट है तो उसका जो ब्लड वेसल्स है फर्स्ट नॉर्मल है। अगर किसी भी तरीके का रप्चर्स होते हैं या आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही है, डिफेक्ट हो रहा है, तो हीमोफिलिक कंडीशन में होता है कि जब क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 की डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पे है क्या, इनएबिलिटी टू क्लॉट, इसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। ओके, इसकी एटियोलॉजी की बात करें तो देख सकते हैं आप, डिफिशियंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, 9 एंड 11। ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन में देखा भी। टाइप ए एंड टाइप बी हीमोफीलिया आर एक्स लिंक्ड। इससे पहले आपको मैंने दिखाया था, ये टाइप ए एंड टाइप बी बोलते हैं, ये क्या होते हैं, एक्स लिंक्ड होते हैं। ठीक है, सो देयर आर इन मेल में अकर होता है, मतलब मेल में हीमोफीलिया पाया जाता है, बट फीमेल क्या होती है, कैरिड होती हैं। अब इसे हम थोड़ा सा आपको, अगर आपने 12th में जेनेटिक्स पढ़ा होगा चैप्टर, तो इसे आप समझ सकते हैं। ये क्या है, मेल के क्रोमोसोम्स हैं, ये फीमेल है। ठीक है, अगर ये एक्स और यहाँ एक्स एच मैंने डिनोट किया है, फीमेल है, ये कैरियर फीमेल है। ठीक है, कैरियर फीमेल है। अगर ये क्रॉस लिंक्ड हो रहा है, ये एक्स आपका मेल से आ रहा है, ये एक्स एच फीमेल से आ रहा है, तो उससे जो डॉटर हो रही है नेक्स्ट जनरेशन में, वो कैरियर डॉटर हो रही है। एज सच इसमें कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होगा, एसिम्टोमेटिक होगी, ये एसिम्टोमेटिक बोलते हैं इसको, एसिम्टोमेटिक डॉटर होगी। अगर ये एक्स नॉर्मल एक्स से क्रॉस होता है तो ये क्या होगा, इससे जो डॉटर हो रही है वो अनएफेक्टेड डॉटर, मतलब नॉर्मल होगी। इसमें देखिए हीमोफीलिया वाले क्रोमोसोम्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अनएफेक्टेड डॉटर। नेक्स्ट अब बात करें, अब ये क्या है, हीमोफीलिया एक्स है और ये मेल का वाई है। ये जो हो रहा है अफेक्टेड सन हो रहा है। देखिए इसमें हीमोफिलिक की एक्स आ रही है ना, हीमोफीलिया का एच आ रहा है, तो अफेक्टेड सन है। और ये एक्स, अब ये वाई क्रॉस होके ये नॉर्मल सन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन में आप देख सकते हैं 50-50 का रेशियो है, कि जो डॉटर है वो तो एसिम्टोमेटिक है, बट वो कैरियर है, एसिम्टोमेटिक है। दूसरी डॉटर नॉर्मल हो रही है, यहाँ पे जो सन है वो अफेक्टेड हो रहा है। फर्दर ये नेक्स्ट जनरेशन में ये हीमोफीलिया को ले जाएगा। देन सी इज आल्सो नॉर्मल सन इधर भी है, राइट। अब नेक्स्ट है एटियोलॉजी कॉज की बात कर ले तो इट इज इफ इंडिविजुअल नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ हीमोफीलिया दैट इज स्पॉन्टेनियस जीन म्यूटेशन। अगर फैमिली में किसी को भी हीमोफीलिया नहीं है फैमिली हिस्ट्री में, बट किसी जनरेशन में किसी को हो रही है, तो दैट मीन्स अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, हिस्ट्री में किसी को नहीं है फैमिली हिस्ट्री में, तो जो जनरेशन में हीमोफीलिया पाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि स्पॉन्टेनियस स्वतः ही म्यूटेशन हो गया है आपके जीन में। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले देखते हैं, अगर आपके ब्लड वेसल्स में किसी तरीके का ट्रॉमा हो गया, आपको ट्रॉमा हुआ, घाव हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स आपकी टूटेगी। ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होती हैं, लेयर होती है, वो एंडोथेलियम होती है। मैंने लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। वेसल्स गेट कॉन्स्ट्रिक्ट या वेस्कुलर स्पाज्म बोलते हैं। वेसल्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी रप्चर होने के बाद। सेड ब्लड मतलब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होना, बहना शुरू हो जाएगा। अब यह क्या होगा, प्लेटलेट का एडिशन होगा, एटीपी रिलीज होगी। अभी मैं इसे स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाती हूँ। प्लेटलेट एग्रीगेशन, देन स्टेबल हीमोस्टैटिक प्लग का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट इधर क्या हो रहा है कि ब्लड अगर बह रहा है तो कोगुलेशन होगा। कोगुलेशन से फिर फाइब्रिन को हम मॉलिक्यूलर जीन बोलते हैं, और ये फिर स्टेबल होम्योस्टेसिस प्लग हो जाएगा। लेकिन अगर डिफिशियंसी हो जाए आपकी क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 की, तो इससे क्या होगा,
कि जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है, अधेशन हो रहा है, वो स्टेप्स रुक हो जाएगा। देन ये स्टेबल होम्योस्टेसिस का प्लग का फॉर्मेशन नहीं होगा और फिर ये क्या होगा कि ब्लड कोगुलेट नहीं करेगा और ब्लड इनएडिक्वेट अमाउंट में फ्लो होगा आपकी बॉडी से। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये आपका ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, ओके। ये ऊपर जो आपको थोड़ा सा दिखेंगे रेडिस मैंने शेडेड ड्रॉ किया है, ये आपके कोलेजन्स हैं, ठीक है, कोलेजन्स हैं। और नीचे देखेंगे तो ये सब एंडोथेलियल कोलेजन है। सब एंडोथेलियल मतलब ये एंडोथेलियल के जस्ट नीचे वाला। ऐसे ही सेम एंडोथेलियल ये है और एंडोथेलियल के ऊपर क्या है, कोलेजन है, और ये सब एंडोथेलियल है, ओके। अब इसमें क्या है, यहाँ पे रप्चर हो रहा है, एंडोथेलियम डिफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रप्चर हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लडिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स प्रेजेंस है। प्लेटलेट्स के साथ साथ यहाँ पे फाइब्रिनोजेंस होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 1B एंड ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A प्रेजेंस होती हैं। इसकी वर्किंग आप देख सकते हैं। जो प्लेटलेट होता है वो जब ग्लाइकोप्रोटीन फर्स्ट बी के साथ अटैच होता है देन ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद ये कहीं पे अधेयर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सपोज ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन फर्स्ट बी, और ये क्या है, प्लेटलेट है। प्लेटलेट आके जब ये बाइंड होगा इस पे प्रोटीन से देन ये एक्टिवेट होगा। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एग्रीगेशन के लिए रेडी होगा, ओके। नेक्स्ट इसका फंक्शन देख लेते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A ये हेल्प करता है क्रॉस लिंक विद फाइब्रिनोजेन 1 और मोर प्लेटलेट्स अटैच। एक्चुअली जब ये एक्टिवेट होता है तो ये रेडी होता है किससे, आपकी सब एंडोथेलियल लेयर से अटैच होने के लिए, ठीक है। अधेशन का जो मीन निकल के आता है, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूजन अधेशन एंड एग्रीगेशन। अधेशन में क्या होता है कि प्लेटलेट रेडी होता है आपके सब एंडोथेलियल लेयर में अटैच होने के लिए, ठीक है, अटैचमेंट के लिए रेडी होता है। बट एग्रीगेशन में क्या होता है कि जब ये अटैच हो जाता है तो नेक्स्ट जो प्लेटलेट्स होती हैं वो उससे कोलेजन फाइबर के थ्रू बाइंड होके प्लग को फॉर्मेशन करती है। सपोज ये आपके क्या है, प्लेटलेट्स ये भी है, ये भी है, ठीक, लेकिन इनके बीच में जो फाइब्रिनोजेन है इससे ये अटैच होती हैं। नेक्स्ट फाइब्रिनोजेन यहाँ पे होगा, इससे नेक्स्ट प्लेटलेट अटैच होगी, यहाँ पे भी नेक्स्ट प्लेटलेट अटैच होती चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है हेल्प इन क्रॉस लिंक विद फाइब्रिनोजेन 1 और मोर प्लेटलेट अटैच। एक या एक से अधिक प्लेटलेट्स अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद यहाँ पे प्लेटलेट प्लग का डेवलपमेंट करते हैं। प्लेटलेट प्लग मतलब यहाँ पे ऑल ओवर मिला के यहाँ पे क्लॉट करते हैं, फाइब्रिनोजेन सारे मिलके, प्लेटलेट्स मिलके यहाँ पे क्लॉट करते हैं। सो अगर हीमोफीलिया का पेशेंट है तो वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9 की डिफिशियंसी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सब एंडोथेलियल कोलेजन पे एग्रीगेशन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा और ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स की बात करें। साइन एंड सिम्टम में ब्लड इन यूरिन एंड स्टूल में ब्लड का यूरिन में आना और स्टूल्स में आना। डीप एंड लार्ज ब्रूसेस अपेयरिंग विदाउट एनी रीजन, किसी भी मतलब अनावश्यक कारणवश बहुत ज्यादा छोटे घाव इंटरनल होते रहेंगे, ठीक है। इरिटेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, थोड़ा सा चिल्ड्रन में इरिटेबिलिटी होगी। नोज ब्लीडिंग होगा। इंट्राक्रेनियल हिमोरेज हो सकते हैं आपके ब्रेन में। जॉइंट ब्लीडिंग हो सकती है। जॉइंट ब्लीडिंग में बेसिकली एल्बो, एंकल एंड हिप्स जॉइंट्स में। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, डीप इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, बॉडी की इंटरनल ब्लीडिंग। जॉइंट डैमेज हो सकते हैं, परमानेंटली जॉइंट डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। एडवर्स रिएक्शन ड्यू टू क्लॉटिंग फैक्टर ट्रीटमेंट, अगर हीमोफिलिक पेशेंट है तो उसे अगर हम किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उसमें जो है जो ट्रीटमेंट के थ्रू जो ड्रग के कारण एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं, ये हैं ऑल ओवर कॉम्प्लिकेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लड से रिगार्डिंग जितने भी डिसऑर्डर्स थे आपके सिलेबस में ऑल ओवर मैंने जो है कवर कर लिया है। तो प्लीज़ आप ध्यान से वीडियोस देखिए, वीडियो लेक्चर, और स्टडी करिए, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।